कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर में हिटलर के हारने के बाद। जर्मनी को ईस्ट और वेस्ट दो हिस्सों में बांट दिया गया और बीच में बना दी गई एक बड़ी सी दीवार। इसके बाद हम नेपोलियन सोलो नाम के एक आदमी को ईस्ट जर्मनी में मैकेनिक का काम करने वाली एक लड़की गैबी से मिलते हुए देखते हैं। गैबी ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो मुझसे? तब सोलो ने बताया कि मैं तुम्हारे पिता उडो टेलर को ढूंढ रहा हूँ, जिससे वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने जबरदस्ती काम करवाया था। ये सुनकर गैबी ने कहा कि पिछले 18 साल से मैं अपने पिता से नहीं मिली, अगर तुम्हें मिले तो मुझे भी बताना। तब सोलो ने बताया कि लड़ाई के बाद से उडो अमेरिका में काम कर रहे थे और वहाँ पर बढ़िया जिंदगी चल रही थी उनकी, लेकिन थोड़े समय पहले वो अचानक से गायब हो गए। आखिरी बार उन्हें रोम में देखा गया था। सोलो ने यह भी बताया कि तुम्हारे अंकल रूडी भी इस सब में शामिल हैं, इसीलिए अब वो गैबी की मदद से उसके पिता तक पहुंचना चाहता है। फिर सोलो ने खिड़की की तरफ इशारा किया कि बाहर देखो, एक रशियन जासूस हमें देख रहा है। असल में ये आदमी सोलो का तब से पीछा कर रहा है जब से वो देश में घुसा है। सोलो ने गैबी से कहा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो अभी मेरे साथ इस देश से निकल चलो, या फिर बाद में ये रशियन तुम्हें पकड़कर निकलवाने की कोशिश करेंगे कि एक अमेरिकन स्पाई तुमसे क्यों मिलने आया था। थोड़ा सोचकर गैबी ने फैसला किया कि निकलना ही बेहतर है, इन रशियंस के हाथों मरना थोड़ी है। उसने गाड़ी निकाली जबकि सोलो पिछली सीट पर छुपा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वो ट्रैफिक लाइट पर रुके तो एक रशियन जासूस उन तक पहुंच गया और गैबी को शक भरी नजरों से देखने लगा। जैसे ही सोलो ने देखा कि उस रशियन जासूस का स्टीयरिंग व्हील पर एक ही हाथ है तो वो समझ गया कि दूसरा हाथ बंदूक पर होगा। उसने गैबी से कहा कि गोली चलने की आवाज आते ही तुरंत गाड़ी भगा देना। सोलो ने जल्दी से ऊपर होकर रशियन जासूस पर 2 गोलियां चलाई, लेकिन वो रशियन जासूस भी तेज था, बच गया। गैबी ने बहुत तेज गाड़ी दौड़ाई, लेकिन वो रशियन स्पाई बेहतरीन था, वो उनका पीछा करता ही रहा। लेकिन फिर आगे चलकर एक कंस्ट्रक्शन साइट का फायदा उठा के गैबी कुछ सेकंडों के लिए उसे चकमा देने में कामयाब हो गई। असल में गैबी ने एक दूसरी सड़क पर जाकर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी, जबकि वो रशियन जासूस सीधा निकल गया। सोलो जानता था कि वो वापस जरूर आएगा, इसीलिए उसने गाड़ी से उतरने से पहले ही गैबी को पूरा प्लान समझा दिया। उधर वो रशियन जासूस बंदूक पकड़े हुए अपनी गाड़ी पीछे कर रहा था, जबकि गैबी चुपचाप फुटपाथ पर छुप गई। लेकिन उसकी परछाई उस जासूस को दिख गई और वो फिर से उसके पीछे लग गया। तभी सोलो पीछे से निकल कर आया और ड्राइवर पर 2 गोलियां दाग दी, जिससे गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर आगे ठुक गई। इससे सोलो को एक बार के लिए लगा कि मैंने उस जासूस को मार दिया है। वहीं गैबी ने तुरंत गाड़ी मोड़कर सोलो को अपने साथ बैठा लिया, लेकिन वो रशियन जासूस अपनी सीट नीचे करके बच गया था। खैर, गाड़ी ठुकने की वजह से अब उसे पैदल ही उनका पीछा करना पड़ा। वो पूरी जान लगाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। गैबी ने सोलो से कहा भी कि गोली मार देना इसे, लेकिन सोलो ने कहा कि मेरा मन नहीं है यार, मैं देखना चाहता हूँ ये आदमी क्या करेगा। उस रशियन जासूस ने गाड़ी का पिछला हिस्सा ही उखाड़ दिया, लेकिन वो लोग गाड़ी में थे तो उसे पीछे छोड़कर भाग ही गए। फिर सोलो ने गैबी से कहा कि वो पतली सी गली है ना, उसमें गाड़ी भगा। गैबी ने कहा भी कि ये बहुत पतली लग रही है, लेकिन गैबी सोलो की बात मानती रही और गाड़ी बीच हवा में फंस गई। सोलो ने कहा कि ऐसे क्या देख रही हो, बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अब गाड़ी की खिड़की से वो सीधा बिल्डिंग की खिड़की में घुस गए और अंदर जाकर वो जल्दी से छत की तरफ भागे। इधर वो रशियन जासूस भी आराम से बैठने वाला नहीं था, वो भी लगातार उनके पीछे आ रहा था। उसी वक्त दीवार के उस तरफ एक ट्रक आया और जैसे ही सोलो ने उसे सिग्नल दिया, उसकी तरफ एक रस्सी फेंकी गई, जिसके सहारे वो दीवार के ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो रशियन जासूस रस्सी पर चढ़ा तो सोलो ने ट्रक थोड़ा पीछे करवा दिया, जिससे रस्सी ढीली हो गई और वो बॉर्डर के बीच में फंस गया। इसके बाद कहानी थोड़ी पीछे गई। पता चलता है कि उस रशियन जासूस का नाम इलिया है और उसका सीनियर ओलेग उसे सोलो के बारे में बता रहा था। सोलो अमेरिका का सबसे जबरदस्त जासूस है। रशियंस कई बार उसे पकड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो हर बार बच निकलता है। खैर, अगले दिन सुबह पब्लिक वॉशरूम में सोलो अपने सीनियर सैंडर्स से मिला, जो उसे एक नई असाइनमेंट के बारे में बता रहा था। तभी अचानक इलिया पीछे से आया और सोलो को चौंका दिया। दोनों के बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन ये देखकर सैंडर्स बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। अब सोलो चोक होल्ड में लगभग बेहोश होने ही वाला था। तभी ओलेग ने वहां आकर इलिया को रोक दिया। फिर थोड़ी देर बाद ये चारों एक रेस्टोरेंट में मिले। तब सैंडर्स ने खुलासा किया कि गैबी का अंकल रूडी कुछ नाजियों के साथ मिला हुआ है और उन्हें शक है कि कहीं वो गैबी के पिता से न्यूक्लियर हथियार तो नहीं बनवा रहे। जिस कंपनी के लिए वो काम करता है उसका मालिक है अलेक्जेंडर, जो एक दिल फेंक किस्म का रईस आदमी है, लेकिन उसकी बीवी विक्टोरिया काफी समझदार है। असल में पूरा खेल वही चला रही है। अमेरिका और रशिया दोनों देश ये नहीं चाहते कि उनके हाथ में एक न्यूक्लियर हथियार लग जाए।
इसलिए दोनों देशों के एजेंट्स को मिलकर इस मिशन पर काम करना होगा। वो गैबी का इस्तेमाल करके उसके अंकल के थ्रू कंपनी में घुस जाएंगे और फिर गैबी के पिता को ढूंढकर जल्दी से बाहर निकलो। इसके बाद सोलो और इलिया को वहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया ताकि वो एक दूसरे के साथ काम कैसे करना है इस बारे में सोच सके। लेकिन दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जम रही थी। दोनों ही एक दूसरे का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के लाए थे। जल्द ही उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद इलिया गुस्से से भरकर वहां से चला गया। फिर अगले दिन सोलो गैबी को एक कपड़ों की दुकान पर ले गया और फिर इलिया को वहां देखकर गैबी बिल्कुल हैरान रह गई। पता चला कि इलिया एक रशियन आर्किटेक्ट का भेष बनाएगा और गैबी को उसकी मंगेतर होने की एक्टिंग करनी है। ये बात गैबी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर सोलो ने उसे समझाया कि ये मिशन के लिए बहुत जरूरी है और उसे रोम में इलिया को अपने अंकल से मिलवाना होगा, जबकि सोलो एक एंटीक डीलर होने का नाटक करते हुए विक्टोरिया को फंसाने की कोशिश करेगा। अब गैबी के पास इस प्लान को मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। कुछ वक्त बाद ये तीनों ही अपने मिशन के लिए रोम पहुंच गए। जब सोलो होटल में चेक इन कर रहा था तब उसने देखा कि दो आदमी पहले से गैबी और इलिया का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग थोड़े दूर हुए तो सोलो ने इलिया को बताया कि रूडी जल्द ही तेरा टेस्ट लेगा कि तू कोई जासूस तो नहीं है, तो थोड़ी मार मूर खा लियो पहलवान, ठीक है, पेल मत दियो उनको। खैर जल्द ही वो दो गुंडे गैबी और इलिया को अकेला पाकर उन्हें लूटने के लिए आए। इलिया वैसे तो मार खाता रहा, लेकिन जैसे ही उसके पिता की घड़ी चोरी हुई उसे गुस्सा आ गया और एक तो उसने भी धर दिया। खैर होटल वापस आने पर गैबी की उसके अंकल रूडी से बात हुई और उन्होंने उसे कंपनी की 50वीं सालगिरह के इवेंट पर बुलाया था। बाद में कमरे के अंदर गैबी और इलिया की काफी प्यारी सी नोकझोंक हुई। एक बार के लिए तो ऐसा लगा मानो वो एक दूसरे को चूमने वाले हों, लेकिन गैबी ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और वो उसी हालत में सो गई। उधर सोलो होटल की रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट कर रहा था ताकि उसके करीब आकर थोड़ी बहुत जानकारी निकाल सके। खैर बाद में उसे अपनी घड़ी के अंदर एक माइक मिला और फिर थोड़ा खोजने पर कमरे में कई सारे माइक और ट्रांसमीटर मिले, जिसके बाद वो इलिया से मिला और कहने लगा कि तुमने मेरे कमरे में ये सब क्यों लगाया है। लेकिन इलिया ने भी इसी तरह उसके लगाए हुए सारे माइक और ट्रांसमीटर निकाल रखे थे। बाद में इवेंट पर जाने से पहले इलिया ने गैबी को एक एंगेजमेंट रिंग पहना दी। इवेंट में गैबी ने इलिया को अपने अंकल रूडी से मिलवाया। यहाँ रूडी पूछने लगा कि वो दोनों कैसे मिले। बातों बातों में रूडी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो इलिया को पसंद नहीं आई और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला गया। खैर गैबी ने अभी भी मिशन पर ध्यान देते हुए अपने पिता का जिक्र किया। उसने कहा कि जल्द ही मुझे शादी करनी है, मैं चाहती हूँ मेरे पिता वहाँ पर हों। लेकिन रूडी ने कहा कि मैं भी नहीं जानता बेटा वो कहाँ पे हैं। दूसरी ओर हम सोलो को देखते हैं जिसने एक आदमी से टकरा कर उसका इनविटेशन चुरा लिया। खैर बाद में उसने किचन के रास्ते से एक इवेंट में एंट्री की जिसे एक गार्ड ने देख लिया था। जब सोलो वहां घूम रहा था तो गार्ड ने उसे रोका और कहा कि इनविटेशन दिखाओ। तब सोलो ने ऐसा नाटक किया कि मैं तो भूल गया, आजा मेरे साथ बाहर दिखा देता हूँ तुझे। तभी गार्ड और उसके बीच में थोड़ी हाथापाई हो गई। सोलो ने जानबूझकर एक जबरदस्त मुक्का खाया और फिर इनविटेशन दिखा दिया। इससे विक्टोरिया को बहुत बुरा लगा और वो सोलो को उठाते हुए उससे माफी मांगने लगी। इसी दौरान सोलो लड़खड़ा कर विक्टोरिया पर गिर पड़ा। इसके बाद जब दोनों अकेले में बात कर रहे थे तो विक्टोरिया को एहसास हुआ कि सोलो उसका नेकलेस और उसकी घड़ी पहले ही चुरा चुका है। खैर सोलो ने उसे बताया कि आपकी कलेक्शन में बहुत सी नायाब चीजें हैं, लेकिन कोई चीज तो ऐसी होगी जिसे आप हासिल नहीं कर पाई। मैं उन्हीं चीजों को अपने क्लाइंट तक पहुंचाने का काम करता हूँ। उधर इलिया वॉशरूम में गया तो वहाँ पहले ही 3 लड़के सिंक के पास खड़े थे। उसने हाथ धोने के लिए कहा कि भाई थोड़ा साइड हो जाओ, लेकिन उन्होंने बात ना मानते हुए कहा कि कहीं और जाके धो ले। आखिरकार इलिया के गुस्से की टंकी फट गई। उसने अपने जबरदस्त लड़ने के अंदाज में तीनों की छुट्टी कर दी और वहीं दूसरी तरफ सोलो विक्टोरिया के साथ एक मीटिंग सेट करने में कामयाब हो गया। इस पूरे इवेंट में इलिया ने बहुत सारी फोटोज खींची थी और वो भी एक खास रेडिएशन सेंसिटिव फिल्म पर, जिससे ये साबित हो गया कि विक्टोरिया और रूडी एक न्यूक्लियर हथियार बनवा रहे हैं। अब इलिया ने हिसाब लगाया कि कंपनी यूरेनियम तो इकट्ठा कर चुकी है, लेकिन सोलो ने कहा कि भाई देख जो भी है ना कल बात करेंगे, अब मैं जा रहा हूँ सोने। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही कंपनी की फैक्ट्री के बाहर हम सोलो को देखते हैं जो छुपते छुपाते अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो तार काट के अंदर घुसने वाला था उसने देखा कि इलिया बिल्कुल उसके पास ही खड़ा है। उसने पूछा कि हाँ भाई तू तो सोने जा रहा था ना। तभी अचानक से सारी लाइट्स बंद हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी चौंके नहीं
इलिया ने कहा कि जनरेटर ठीक होने से पहले हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। तब सोलो कहने लगा कि अगर ये सब जल्दी से करना है तो किसी का ध्यान अपनी तरफ मत खींचना। फिर सोलो ने अपने खास प्लायर से नेट काटना शुरू किया और कहने लगा कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है छोटे, मेड इन अमेरिका। लेकिन इलिया के पास अपना खास हथियार था जिससे उसने सेकंडों में तार को काट के रख दिया। हाँ, मेड इन अमेरिका। अंदर घुसते ही दोनों को एक दरवाजा दिखा जिसमें 2 ताले लगे हुए थे। इस बार सोलो ने अपनी तकनीक से ताला जल्दी खोल दिया और फिर इलिया की भी मदद की। बाद में जब दोनों लैब के अंदर जांच कर रहे थे तब एक गार्ड वहां आ गया जिसकी वजह से उन्हें कोने में छुपना पड़ा। तभी इलिया की नजर गार्ड की घड़ी पर पड़ी जिसे देखकर उसे लगा कि ये शायद मेरे पापा की है। उसने चुपके से आगे बढ़ते हुए उस आदमी पर ऐसे खास तरीके से वार किया कि वो खड़ा खड़ा बेहोश हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये घड़ी तो उसके पिता की थी ही नहीं। फिर भी उन्हें एक छुपा हुआ बटन मिल गया और उस बटन को दबाते ही एक खास तिजोरी तक का रास्ता खुल गया। अब चोरी करने में सोलो माहिर था तो इलिया उसका बैग पकड़कर साइड में खड़ा हो गया। कुछ ही सेकंडों में सोलो ने तिजोरी का दरवाजा खोल दिया और बड़े कॉन्फिडेंस से कहने लगा कि इस तिजोरी में कोई अलार्म ही नहीं है, बताओ। लेकिन तभी अचानक जोर जोर से अलार्म बजने लगा। साथ ही उन्हें तिजोरी के अंदर कुछ भी खास नहीं मिला, इसलिए दोनों खिड़की से कूदकर भाग गए और एक मोटर बोट में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले ही सारे गेट बंद कर दिए गए और हथियारों से लैस कुछ दुश्मन अपनी बोट में उनका पीछा कर रहे थे। ये देखकर कि इलिया पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, सोलो पानी में कूद गया और फिर चुपके से ऊपर आकर एक ट्रक में बैठ गया, जहाँ बैठकर उसने बड़े आराम से चूहे बिल्ली का एक खेल देखते हुए ट्रक ड्राइवर का सैंडविच खाया। तभी लगातार गोलीबारी की वजह से इलिया की बोट ब्लास्ट होकर डूब गई। गार्ड्स इलिया को ढूंढ रहे थे, लेकिन इसी बीच सोलो ट्रक को सीधा पानी की तरफ ले गया और सीधा गार्ड्स की बोट पर कुदा दिया। इसके बाद उसने पानी में डुबकी मार के डूबते हुए इलिया को बचा लिया। उसी वक्त अलेक्जेंडर तिजोरी के पास पहुंचा और विक्टोरिया को सब कुछ बताया, जिसके बाद विक्टोरिया का पहला शक सोलो के ऊपर गया। विक्टोरिया ने सोलो के होटल में कॉल की पर कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए उसे शक हुआ कि सोलो अपने कमरे में नहीं है, तो वो खुद होटल की तरफ निकल पड़ी। दूसरी तरफ हमारे दोनों जासूस एक स्कूटर को फुल स्पीड में होटल की तरफ भगा रहे थे। इधर गैबी को उसके अंकल रूडी का कॉल आया, जो उसके मंगेतर इलिया से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहता था। लेकिन गैबी ने झूठ कह दिया कि इलिया तो सो रहा है, आप सुबह बात कर लेना। अब रूडी ने गैबी को अगले दिन अकेले लंच पर बुलाया, ये कहकर कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। फोन कटते ही गैबी ने किसी को कॉल करके बताया कि मीटिंग कंफर्म हो चुकी है। जब विक्टोरिया होटल पहुंची तभी सोलो और इलिया भी पीछे के रास्ते से होटल आ गए। जब विक्टोरिया होटल के रिसेप्शन से सोलो के कमरे की चाबी ले रही थी, उससे पहले ही दोनों अपने अपने कमरे में घुस गए। कुछ ही देर में विक्टोरिया ने सोलो के कमरे का दरवाजा खोला, पर तभी उसने सोलो को बाथरूम से निकलते हुए देखा। इसीलिए उसने चुपके से अपने बॉडीगार्ड्स को कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दरवाजा बंद कर दिया। नीचे इलिया को चिंता हो रही थी कि सोलो ठीक तो है, इसीलिए उसने अपना एक डिवाइस निकालकर सोलो के कमरे में लगे हुए ट्रांसमीटर से उनकी बातें सुननी शुरू कर दी, जिसमें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिसके बाद इलिया ने ये बंद करना ही सही समझा। लगता है सब संभाल ही लेगा। खैर अगले दिन जब गैबी रूडी के साथ लंच पर जाने वाली थी तो इलिया ने उसकी ड्रेस के नीचे एक ट्रैकर छुपा दिया। उसने देखा कि गैबी थोड़ा घबरा रही है तो उसने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि सब सही होगा। बाद में रूडी गैबी को एक प्राइवेट जगह पर ले गया, जबकि इलिया दूर से सब कुछ देख और सुन रहा था। वहाँ गैबी को अलेक्जेंडर के पास ले जाया गया, लेकिन अलेक्जेंडर से मिलते ही गैबी पूरी तरह पलट गई। उसने सोलो और इलिया को धोखा देते हुए पूरा प्लान बता दिया कि कैसे वो उसके पिता और उनकी रिसर्च तक पहुंचना चाहते हैं। उसने अपनी थाई पर लगा हुआ ट्रैकर भी दिखा दिया और कहा कि मेरा मंगेतर बना हुआ है ना, वो रशियन स्पाई, वो यहीं आसपास ही होगा। उधर जंगल में छुपा हुआ इलिया ये सुनकर दंग रह गया और उसी पल वहां से भागने लगा। उसी वक्त रूडी भी फोन करने के लिए वहां से निकल गया। साथ ही सोलो विक्टोरिया के ऑफिस में पहुंच गया था, जहां विक्टोरिया ने उसे कहा कि मैं 5 मिनट में आती हूँ, तब तक तुम अपने लिए एक ड्रिंक बना लो। क्या ही करोगे बैठे बैठे। मगर थोड़ी देर बाद ही सोलो को समझ आ गया कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है, इसीलिए वो सोफे पे लेट गया कि बेहोश तो होना ही है, गिर के चोट भी क्यों खानी। कुछ वक्त बाद जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है। विक्टोरिया ने उसे बताया कि मैं तो चाहती थी तुम्हें धीरे धीरे मारूं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा काम है, इसीलिए तुम्हें रूडी के हवाले करके जा रही हूँ, जो इस तरह लोगों को टॉर्चर करके मारने में एक्सपर्ट था। विक्टोरिया के जाने के बाद उस साइको
रूडी ने अपने दर्द भरे बचपन के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि मेरी शक्ल भी कुछ खास नहीं थी, ऊपर से हाइट बहुत छोटी। तुम्हारे जैसे खूबसूरत लंबे तगड़े बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे उस दर्द ने मुझे एक ऐसा साइको बना दिया जिसे लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है। हिटलर के साथ था मैं, पता नहीं कितने कैदियों को टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकाली है। उसने जितने भी लोगों को टॉर्चर करके मारा था उनकी फोटो अपनी स्क्रैप बुक में लगा रखी थी। ऐसा अजीब सा पागल था वो। उसने एक खाली पन्ना तैयार करते हुए सोलो से कहा कि तैयार हो जा, यहाँ चिपकाऊंगा तेरी फोटो। फिर रूडी ने सोलो को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दिया और उसे तड़पता हुआ देखकर खुश होने लगा। खुशकिस्मती से ऐन मौके पर सोलो की लोकेशन को ट्रैक करते हुए इलिया वहाँ पर पहुँच गया। सोलो को लगा था कि उसने सारे ट्रैकर निकाल दिए, पर इलिया ने एक ट्रैकर उसके जूते में छुपा दिया था। अब पूरी गेम पलट चुकी थी और अचानक से बेचारे रूडी की खुशी गायब हो गई। शिकारी खुद शिकार बन गया। अब वो दोनों से अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने उन दोनों को सब कुछ बता दिया कि एक न्यूक्लियर हथियार ऑलरेडी बन चुका है और कल वो विक्टोरिया को उनके प्राइवेट आइलैंड पर मिल जाएगा। अब उन्होंने रूडी को मशीन से बांध तो दिया ही था, तो दोनों बातचीत करने लगे कि इसे मार दें या छोड़ दें। लेकिन तब तक रूडी ने खुद को छुड़ाने के चक्कर में गलती से मशीन को एक्टिवेट कर दिया और उस बेचारे की तो खुद ही गेम हो गई। दूसरी तरफ गैबी आखिरकार 18 साल बाद अपने पिता से मिली। वहीं इलिया और सोलो एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े, जहां उन्हें बताया गया कि उन्हें वेवरली नाम के एक ब्रिटिश नेवल कमांडर के साथ मिलकर आगे के मिशन को पूरा करना है। सोलो को ऑर्डर दिया गया कि साइंटिस्ट ऊडो और उसकी रिसर्च डेस्क को ढूंढ निकालो, और ये सब करने में अगर इलिया को मारना भी पड़ा तो हिचकिचाना मत। उधर इलिया को भी बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर्स दिए गए थे। अब उस ब्रिटिश कमांडर वेवरली ने एक खुलासा किया। उसने बताया कि गैबी इस पूरे मिशन में मेरे लिए काम कर रही थी। जब इन लोगों ने उसके पिता को किडनैप किया था, उसने तभी से गैबी को रिक्रूट कर लिया था। वो तो बस गैबी के उसके पिता तक पहुंचने का मौका ढूंढ रहे थे, और गैबी ने सोलो और इलिया को धोखा भी उसी के कहने पर दिया ताकि जल्द से जल्द दुश्मन का भरोसा जीत कर ऊडो को ट्रेस किया जा सके। उन्होंने पूरी जानकारी सोच समझ के ही दी थी ताकि इलिया के पास भागने का टाइम बच जाए, क्योंकि वो जानते थे कि जो एंगेजमेंट रिंग उसने गैबी को दी थी उसकी मदद से वो सारी बातें सुन रहा होगा। अब ब्रिटिश नेवी आइलैंड पर कब्जा करने वाली थी, जबकि सोलो और इलिया का मिशन था उस न्यूक्लियर हथियार पर कब्जा करना और साथ ही ऊडो और गैबी को रिहा करवाना। उधर आइलैंड पर ऊडो ने अपने काम में गैबी की मदद मांगी, जिसके लिए विक्टोरिया ने तुरंत हाँ कर दी। वहाँ लैब के अंदर एक नहीं 2 हथियार थे, एक नॉर्मल मिसाइल और एक न्यूक्लियर। साइंटिस्ट ने बताया कि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं ताकि हमले के वक्त कोई समझ ना पाए कि कौन सी उड़ानी है। तभी गैबी ने जानबूझकर एक प्लेट गिरा दी, जिससे साइंटिस्ट का ध्यान भटक गया और ऊडो को मिसाइल का एक हिस्सा बदलने का मौका मिल गया। लेकिन तभी विक्टोरिया लैब में आ गई और उसने ऊडो से कहा कि ज्यादा चालाकी मत करो, अगर अपनी बेटी जिंदा चाहिए ना तो सब सही बना दियो, और सबसे पहले वो जो पार्ट बदला है ना वो वापस लगा दे। इतना कहकर वो गैबी को अपने साथ ले गई। कुछ ही देर में ऊडो ने अपना सारा काम पूरा कर दिया और विक्टोरिया ने उसे अपनी कंप्यूटर डिस्क और बैकअप देने पर भी मजबूर किया ताकि उस डिस्क की मदद से वो जितने चाहें उतने न्यूक्लियर हथियार बना पाएं। उन्हें अब ऊडो की जरूरत नहीं रहेगी। सुबह होने से पहले ही नेवी के जवान सोलो और इलिया के साथ आइलैंड पर उतर चुके थे और उन्होंने जल्दी से अपना हमला शुरू कर दिया। दोनों जल्दी से लैब तक पहुंच गए, लेकिन वहां पर सिर्फ ऊडो की लाश पड़ी थी। उन्हें पता चला कि न्यूक्लियर हथियार को पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। इलिया बॉम्ब को ढूंढने के लिए अलग हो गया, जबकि सोलो को एक गार्ड के पास इलिया के पिता की घड़ी नजर आई। इसके बाद जब सोलो कंट्रोल रूम में घुसा तो उसने देखा कि अलेक्जेंडर न्यूक्लियर हथियार और गैबी के साथ भाग रहा है। तब सोलो ने तुरंत एक ऑफ रोड गाड़ी में उनका पीछा करना शुरू कर दिया, जबकि इलिया भी बाइक पर उनके पीछे ही था। दोनों ने शॉर्टकट मारते हुए उन्हें पकड़ भी लिया, लेकिन अलेक्जेंडर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे इलिया का बैलेंस बिगड़ गया और वो दूर जा गिरा। तब सोलो ने अलेक्जेंडर की कार को जोर से टक्कर मारकर उसे पलट दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर और सोलो के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली क्योंकि इलिया ने मौका मिलते ही उसे मार दिया। इस सब में इलिया को ये नहीं पता चला कि सोलो लड़ते लड़ते डिस्क पहले ही चुरा चुका है। बाद में जब फौजियों ने उस वॉरहेड को चेक किया तो पता चला कि ये तो एक नॉर्मल मिसाइल है और उन सब को बेवकूफ बना दिया गया था। पता चला कि आज सुबह इस आइलैंड से 100 से ज्यादा मछुआरों की बोट्स निकली हैं और वो न्यूक्लियर हथियार उनमें से किसी के भी अंदर हो सकता है। लेकिन तभी सोलो को विक्टोरिया के ऑफिस में देखा हुआ एक जाना पहचाना नाम याद आया।
ये विक्टोरिया के पिता की बोट का नाम था। जब उन्होंने लिस्ट में चेक किया तो उस नाम की बोट मिल गई। इसके बाद उन्होंने जल्दी से उस बोट पर मौजूद रेडियो से कांटेक्ट किया, जहां कैप्टन कहने लगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, यहाँ कोई विक्टोरिया नहीं है। लेकिन फिर सोलो ने विक्टोरिया को सड़ाने के चक्कर में मजाक उड़ाया कि तेरे पति को मार दिया हमने, इतना नल्ला था वो 20 सेकंड नहीं लड़ पाया मुझसे। ये सब सुनकर विक्टोरिया आखिरकार रेडियो पर आई और उसने धमकी दी कि तेरे पूरे परिवार को 1 साल के अंदर मार दूंगी। दरअसल ये सोलो की एक चाल थी। वो विक्टोरिया को बातों में उलझा कर रखना चाहता था ताकि नेवी को मौका मिल जाए सिग्नल ट्रेस करके उसकी लोकेशन का पता लगाने का। अब उसने अचानक से विक्टोरिया को बताया कि दीदी मेरे परिवार को तो नहीं मार पाओगे, क्योंकि कुछ ही सेकंड में आपकी खुद की गेम होने वाली है। बोट की तरफ आती हुई मिसाइल को देखकर क्रू मेंबर्स समुद्र में कूदने लगे और जैसे ही विक्टोरिया ने आसमान की तरफ देखा, मिसाइल ने पूरी बोट को उड़ा दिया। वो न्यूक्लियर हथियार अभी एक्टिवेटेड नहीं था तो उसके फटने का भी कोई चांस नहीं था। फिर अगली सुबह होटल में गैबी ने इलिया से माफी मांगी कि मैंने तुम्हें अपना प्लान नहीं बताया, लेकिन इलिया ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ। गैबी ने उसकी दी हुई अंगूठी वापस देनी चाहिए, लेकिन इलिया ने उसे फिर से अंगूठी पहना दी और कहा कि इसे यादगार के तौर पर रख लो। फिर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को चूमने वाले थे, तभी एक फोन कॉल आ गया जिसमें इलिया को बताया गया कि वो डिस्क सोलो के पास है, उसे हासिल करके अमेरिकन जासूस को मार दो। इलिया ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, आखिर सोलो ने उसकी जान बचाई थी। अब वो ना चाहते हुए भी उसे एक दोस्त मानने लगा था। जब वो सोलो के कमरे में गया तो सोलो अपना सामान पैक कर रहा था। इलिया को कपड़ों के नीचे छुपी हुई डिस्क साफ नजर आ रही थी और सोलो ने भी इलिया के चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए। तभी अचानक सोलो ने इलिया की तरफ एक चीज फेंकी, उसके पिता की वो घड़ी जो इलिया को बहुत प्यारी थी। अब इलिया ने उससे कहा कि तू जानता है मेरा मिशन क्या है? हाँ जानता हूँ, वही जो मेरा है। फिर हम दोनों को हाथ में जाम लिए एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखते हैं। टेबल पर कुछ जल रहा था, दरअसल ये वही डिस्क थी। अब जब डिस्क होगी ही नहीं तो गलत हाथों में पड़ने का सवाल ही नहीं है और एक दूसरे को मारना भी नहीं पड़ेगा। तब वेवरली वहाँ आया और उसने बताया कि अगले मिशन के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत है। हम अलग अलग देशों के जासूसों को मिलाकर एक खास टुकड़ी बना रहे हैं जिसका काम बेहद खतरनाक मिशंस को पूरा करने का होगा। बदकिस्मती से इस मूवी का अगला पार्ट कभी आया ही नहीं। मैं बहुत वेट कर रहा था, लेकिन चलो जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में।